नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और राजनेता की कुंडली का विश्लेषण लेके आए हैं। बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही एक भाजपा के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के श्री नितिन गडकरी जी की कुंडली का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप अंत तक देखिएगा ये पूरा विश्लेषण और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो समय न खराब करते हुए हम सीधी शुरुआत कर देते हैं। तो नितिन गडकरी जी का जो बर्थ डिटेल है वो 27 मई 1957, 27 मई 1957, जन्म समय सुबह 5:40 और स्थल है नागपुर। तो ये जो बर्थ डिटेल है उसके मुताबिक उनकी जो कुंडली बन रही है वो वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है, जो मैंने बनाई हुई है। इसमें ये आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगी और इस कुंडली पर हम उनका एक विश्लेषण करेंगे। तो कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। आइए कुंडली पर चलते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण से पहले हम कुछ उनकी कुंडली के मुख्य पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एक के बाद एक भाव अनुसार भी विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले ये वृषभ लग्न की कुंडली है, उसमें ग्रह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। तो कुंडली के जो मुख्य जो पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसकी मैं बात करूं तो लग्ने शुक्र स्वयं लग्न में खुद की राशि स्वग्रही होकर स्थित हुआ है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे कुंडली बहुत बलवान हो गई अपने आप में। अब एक जबरदस्त धर्म कर्माधिपति योग भी है इसमें, जो नवम दशम भाव का स्वामी जो शनि है, क्योंकि शनि वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक भी है, तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर और वो स्वयं केंद्र में स्थित है और शुक्र की उन पर दृष्टि है और शुक्र पर उनकी दृष्टि है, आमने सामने है, दृष्टि संबंध में है और दोनों की मैत्री भी है। तो ये बहुत ही बड़ा जबरदस्त धर्म कर्माधिपति योग कुंडली में बना हुआ है। एक और बहुत जबरदस्त अच्छा योग बात करें तो चतुर्थ भाव का जो आम प्रजा का भाव है उसका जो स्वामी है वो सूर्य है और सत्ता का नैसर्गिक स्वामी भी सूर्य है और वो सूर्य लग्न में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। और जो सत्ता का जो भाव है 10वां भाव मकर राशि, कुंभ राशि, उसका स्वामी जो शनि है उस पर भी सूर्य की दृष्टि है और शनि सूर्य भी दृष्टि संबंध में है और शनि स्वयं भी 10वें भाव से अपने 10वें भाव में स्थित है केंद्र में। तो ये एक जबरदस्त प्रचंड राजयोग का निर्माण कर रहा है। गुरु जो सत्ता का कारक सूर्य है उसकी राशि में स्थित है, सिंह राशि में, और सत्ता भाव दसम भाव पर जो सत्ता का भाव है उस पर दृष्टि संबंध दृष्टि भी पड़ती है गुरु की। तो ये भी बहुत ही अच्छी योग बन रहे हैं कुंडली में। बहुत ही अच्छी जो कुंडली के जो मुख्य पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आइए अब हम चर्चा करते हैं, एक के बाद एक भाव की बात करते हैं। तो सबसे पहले कुंडली का जो प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव की बात करें तो उसमें स्वग्रही शुक्र है। तो अपने आप उनका सौम्य चेहरा, सौम्य व्यक्तित्व और उसके साथ लग्न में सत्ता कारक सूर्य दिग्बली होकर रोहिणी नक्षत्र में स्थित है, तो और भी सौम्यता प्रदान करता है और उनको विजनरी इंसान
बनाने में सहायता प्रदान करता है। उसके साथ उनको ये गुण भी देता है कि सबको साथ लेकर चले, सबका ख्याल रखे और हृदय में धर्म भावना स्थित रहकर सबकी चिंता रखने की भावना रखकर उनको ये उनका व्यक्तित्व प्रदान करता है। योग कारक जो शनि है उसकी भी दृष्टि पड़ने से देह भुवन पर, शुक्र पर, लग्न भाव पर, उनके अंदर धैर्य भी प्रदान करता है और धर्म भी प्रदान करता है। तो ये हुई प्रथम भाव की बात। अब कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो वहां पे मंगल स्थित है पुनर्वसु नक्षत्र में। इस नक्षत्र की देवी या देवता माता अदिति है, जो हमेशा हौसला देती है। वो अपने बात को शांति से रखने का गुण प्रदान करती है। तो मंगल को शांति से काम करने की एक अद्भुत ऊर्जा उनको प्रदान करती है। दूसरी महत्व की बात इसमें यह देखने को मिलती है कि दूसरा भाव जो एक वाणी का भाव भी कहा जाता है, और वाणी का नैसर्गिक कारक बुध ग्रह है, और यहाँ पे कुंडली में देखें तो मंगल और बुध ग्रह परिवर्तन या राशि परिवर्तन करके स्थित हुए हैं। तो इससे उनकी जो वाणी है उसको बहुत ही प्रभावित करता है, और ये कह सकते हैं कि उनकी वाणी में काफी कुछ स्पष्टता है। अब उसके अंदर यहां पे बुध और मंगल दोनों पर राहु की दृष्टि है, और बुध है 12वें भाव में, उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। तो उनकी वाणी में शुद्धता है, स्पष्टता है और सौम्यता भी आपको दिखाई देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उनका जो मंगल बुध का राशि परिवर्तन दूसरे भाव में है। तीसरा भाव जो है वो भी एक कम्युनिकेशन का है। तो इसमें तीसरे भाव का जो स्वामी है वो चंद्र अश्विनी नक्षत्र में 12वें भाव में बुध के साथ है। तीसरा भाव मैंने कहा कम्युनिकेशन यानी संवाद का है, और बुध फिर से नैसर्गिक संवाद का कारक भी है, और दोनों ग्रह बुध और चंद्र शुभ ग्रह कहलाते हैं और सौम्य ग्रह है। और चंद्र जो है तीसरे का स्वामी वो अश्विनी नक्षत्र में है। तो अश्विनी नक्षत्र भी शांत और सौम्य नक्षत्र है। उनके जो देवता है अश्विनी कुमार, तो उनके जो अश्विनी कुमार का एक और स्वभाव है थोड़ा हंसी मजाक करने का। तो उनके अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक करने का भी एक संवाद जब करते हैं, बातचीत करते हैं तो हंसी मजाक भी कर लेते हैं, ये एक स्पष्ट दिखाई देता है। और उसके ऊपर ये चंद्र पर तीसरे भाव के स्वामी और बुध दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि होने से कई बार वो जो संवाद करते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो वो गूढ़ अर्थ में अपना संवाद बोल देते हैं। उसका अर्थ लोगों के समझ में अपने आप आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ बातें वो इनडायरेक्टली कह देते हैं, जैसे गूढ़ अर्थ में बात भी करते दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम चौथे भाव में। चौथे भाव का स्वामी जो है सूर्य, सिंह राशि का स्वामी, वो लग्न में है, रोहिणी नक्षत्र में है, और चौथा भाव आम प्रजा का भाव है। तो आम प्रजा में अपनी लोक चाहना में बढ़ोतरी करने का काम ये सूर्य कर रहा है, क्योंकि सूर्य जो है चौथे भाव का स्वामी वो रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र आपको आरोहण शक्ति यानी ऊपर ऊपर चढ़ने की एक क्षमता एक प्रदान करता है। रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल भी है वो रथ है, वो रथ जिसका जो बैलों से बंधा हुआ रथ, घोड़ों वाला रथ नहीं, बैलों वाला रथ यानी जो बैलगाड़ी। तो ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। तो यहाँ पे एक खास चीज और हमको देखने को बहुत अच्छी से मिलती है कि चतुर्थ भाव से हम ज्यादातर वाहन भी देखते हैं, और वाहन का कारक शुक्र भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य और चतुर्थ भाव यानी वाहन का कारक शुक्र, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं प्रथम भाव में। और चतुर्थ का मालिक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है, जिसका सिंबल बैलगाड़ी है, ये वाहन दर्शाता है। तो यहां से ये
हमको बहुत ही अच्छा संकेत दिखता है कि ये एक सफल परिवहन मंत्री की उनकी बहुत बड़ी पहचान जो मिली हुई है उनको, तो ये सूर्य शुक्र की युति से और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होने से उनको ये एक बहुत ही सफल और एक देश में एक सफल परिवहन मंत्री, वाहन व्यवहार मंत्री के तौर पर उनको पहचाना जाता है। और ये पहचान उनको यहाँ पर ही नहीं, देश विदेश में भी उनको ये पहचान उनको मिली हुई है। अब पंचम भाव पे आते हैं। पंचम भाव मंत्री पद है और मंत्रणाओं का भाव है। पंचम भाव का जो स्वामी है बुध, उस पर गुरु की दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। तो और बुध और मंगल का ग्रह परिवर्तन होने से स्वयं उसको बल मिल रहा है, तो उनके अंदर मंत्रणा करने की और शांति से बात करने की, सबको समझाने की बहुत ही अच्छे उनके अंदर गुण है और बहुत ही अच्छे उनको शक्ति प्रदान हुई है, क्योंकि गुरु की भी कृपा दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। बुध जो है वो भरणी नक्षत्र में होने से उनको अपने आप में काफ़ी कुछ बदलाव लाने के बाद, या बहुत ही यूँ कहो कि अधिक पीड़ा भोगने के बाद सुखद अनुभव का एक आनंद देने का निर्देश करता है, या फिर अपने आप में बदलाव करने के बाद कुछ प्राप्ति का एक संकेत देता है। यानी उनको एक मंत्री पद तो निश्चित ही है और वो मंत्री आजीवन रहेंगे, और मंत्रणा भी उनके अंदर बहुत ही अच्छी, मंत्रणा की भी क्षमता बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। अब आते हैं छठे भाव में। तो छठे भाव में ज़्यादातर हम रोग शत्रु देखते हैं। तो छठे भाव में तुला राशि का राहु है, तो छठे में राहु आने से अपने आप शत्रु विजय योग तो एक बन ही गया है। और राहु जो है विशाखा नक्षत्र में है, उसके देवता इंद्राग्नि है, इंद्र और अग्नि। तो ये राहु को प्रचंड शक्ति प्रदान करते हैं और शत्रु विजयी बनाते हैं। साथ में इनके देवता अग्नि भी है, इसकी वजह से उनको सबको साथ में रहने की और सच के साथ रहने की एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। और शत्रु को ज़्यादातर वो बनने ही नहीं देता, क्योंकि शत्रु भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो स्वयं छठे भाव का स्वामी, वो लग्न में अपने भाव से अष्टम भाव में है, स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो उनके पर ज़्यादातर उनके कोई शत्रु बन ही नहीं रहे हैं, और बनते हैं तो वो अपने आप शत्रु शांत हो जाते हैं। शत्रु विजय उनका योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है, या फिर उनके शत्रु उनका कुछ भी बिगाड़ सकने की क्षमता रखते नहीं है। अब आते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव में शनि है, सप्तम भाव दोनों ओर से पाप कर्तरी में है, और जो सप्तमेश है वो मंगल, वो दूसरे भाव में है। तो थोड़ा सा यहाँ एक थोड़ा सा हल्का सा निर्देश आता है कि कहीं लग्न जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, किंतु इसका प्रभाव कम है, क्योंकि सप्तम का कारक जो है शुक्र, वो स्वयं लग्न में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि कर रहा है, शुभ दृष्टि है। और जो सप्तमेश मंगल है, मैंने कहा अभी, वो बुध के साथ राशि परिवर्तन करके स्थित है, इसलिए मंगल का जो अशुभ प्रभाव है दूसरे भाव में बैठने का, वो काफ़ी कुछ कम हो जाता है। तो इसलिए सप्तम भाव कोई ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अब आते हैं अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जो अष्टम भाव का जो स्वामी है गुरु, वो स्वयं अपने भाव पर दृष्टि करते हैं, और अष्टम भाव पर और कोई मैलिफिक या कोई खराब दृष्टि किसी और ग्रह की है नहीं, किसी दुष्प्रभाव है नहीं। तो ये कैसे है कि कह सकते हैं कि अष्टम भाव बहुत ही शुभत्व प्रदान करता है, यानी शुभत्व यानी कि उनको बहुत ही अच्छी सेहत और काफ़ी अच्छी लंबी आयु भी प्रदान करता दिखाई देता है। अब आते हैं फिर से नवम दशम भाव में, क्योंकि नवम और दशम की एक साथ बात करेंगे। दोनों का स्वामी शनि है, योग कारक है। मैंने पहले कहा वैसे ही कि वो शनि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर और दशम भाव का स्वामी होकर, नवम भाव का स्वामी होकर वो केंद्र में ही स्थित है, और उस पर लगने शुक्र की दृष्टि है। दोनों शुक्र और शनि आपस में दृष्टि संबंध से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ सत्ता कारक जो है सूर्य,
वो भी दृष्टि संबंध में जुड़ा हुआ है। और सूर्य जो है वो दशम चतुर्थ भाव का स्वामी है, आम जनता का स्वामी है। यानी आम जनता चौथा और 10वां सत्ता का, दोनों का जो सूर्य शनि भी एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध से जुड़े हुए हैं और दोनों ही दिग्बली है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली है, सूर्य भी प्रथम भाव में दिग्बली है। तो ये एक इतना अति अद्भुत राजयोग बनाता है कि जिससे ये आम जनता में बहुत ही अच्छी अपनी छवि बनती है और ये आम जनता की एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के तौर पर वो हमेशा बने हैं, रहे हैं और हमेशा मरते दम तक बने रहेंगे। आम जनता में जो जनता का जो उन पर भरोसा है, उन पर विश्वास है, वो हमेशा बनाए रहेगा और जनता का सहयोग उनको स्पष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा धर्म कर्माधिपति योग है, बहुत ही सुंदर ये कुंडली में ये योग है। अब आते हैं हम 11वें भाव। तो 11वें भाव का स्वामी गुरु वो चतुर्थ भाव में है और वो भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो राज सत्ता से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, यानी राज सत्ता से लाभ, क्योंकि 11वां भाव तो लाभ स्थान है, राज सत्ता से लाभ प्राप्ति और चतुर्थ भाव में स्थित होने से जननायक की छवि, लोक नेता की छवि बनने में उनको लाभ प्रदान कर रहा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्र, बुध और केतु तीनों ग्रह एक साथ है। चंद्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो उनका स्वभाव काफी शांत है, अननेसेसरी उनको कभी गुस्सा आता नहीं है। और अश्विनी नक्षत्र का एक बहुत ही बड़ा गुण ये है कि वो किसी की भी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये उनका मन भी, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और चंद्र राशि से उनके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि किसी को भी सहायता की जरूरत है, किसी भी प्रकार की, तो वो उनसे हो सकती है, वो जितनी हो सकती है वो पूरी सहायता करने के लिए तुरंत आगे आएंगे या तुरंत दौड़ के जाएंगे, या अपनी हो सके वो सहायता देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये उनको दूसरों को सहायता प्राप्त करने की जो तत्परता है वो हमेशा रही है और हमेशा बनी रहेगी। तो उसी की वजह से उनकी एक आम जनता में एक खास अलग एक पहचान भी बनी हुई है कि गडकरी साहब के साथ जाएंगे तो निराश नहीं होंगे, वो हमें सहायता अवश्य प्रदान करेंगे। और उसी की वजह से ही उनकी देश में और विदेश में भी एक ख्याति बनी हुई है और एक अलग खास पहचान भी बनी हुई है। 12वें भाव में केतु जो है उसकी वजह से और कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है, तो एक मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवात्मा के सफर को आगे बढ़ाने के लिए उनको आध्यात्मिक मार्ग पर भी वो धीरे धीरे उनको ले जा रहा है। यानी सत्य की राह पर, धर्म की राह पर चलना और एक मोक्ष प्राप्ति की तरफ आत्मा का आगे उद्धार हो, उस तरफ से अपने आप को, आत्मा को डेवलप करके वो आगे ले जाने का काम ये 12वें भाव में बैठा हुआ केतु उनको कर रहा है। तो ये गडकरी साहब की कुंडली का विश्लेषण मैंने किया हुआ है। आशा रखता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले एपिसोड में बहुत जल्दी गडकरी साहब की कुंडली का 2024 में वो प्रधानमंत्री बनने के योग है या नहीं, वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।